नमस्कार दोस्तों, स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें मैं पहला जो लेक्चर था उसको कंप्लीट करा चुका हूँ। वहाँ पे मैंने आपसे डिटेल से बात करी थी कि किस तरीके से हमारा साइलेंट फीचर था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी थी, वहाँ पे ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी थी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो फेडरल सिस्टम है, जो साइलेंट फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे जितने भी साइलेंट फीचर होंगे उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इस पर्टिकुलर लेक्चर में वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि फेडरल सिस्टम क्या है और उसमें भी यूनिटरी बेस क्या है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फेडरल सिस्टम बता देता हूँ कि फेडरल सिस्टम होता है क्या। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो फेडरल सिस्टम की है वो यहाँ पे हम लेने की कोशिश करेंगे। जो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि डिवीजन ऑफ द पावर। ओके, डिवीजन ऑफ द पावर, ठीक है। जब डिवीजन ऑफ द पावर होती है यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है, डिवीजन ऑफ द पावर है। यानी कि सेंटर अपनी पर्टिकुलर जो दायरा है उसके अंदर लॉ बनाएगा और स्टेट अपने स्टेट के अंदर लॉ बना सकता है। यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर सेंटर और स्टेट के बारे बीच में क्या है, ये डिवीजन ऑफ द पावर है। और ये चीज़ जो फेडरल सिस्टम है, ये चीज़ और ज़्यादा कंफर्म हो गई या ये चीज़ और ज़्यादा पुख्ता हो गई कब, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जब हमने किया, जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन की ये प्रैक्टिस हमने अपनाई 91 एंड 92 सन 91 एंड 92 में, जब अब 73rd एंड 74th हमारा अमेंडमेंट आया था। ओके, जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट भी आ चुकी थी। तो ये था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग फेडरल सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हम साइलेंट फीचर पढ़ रहे हैं। अब फेडरल सिस्टम का एक अलग चैप्टर है लक्ष्मीकांत पे, वहाँ पे हम इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। बट यहाँ पे जब हम साइलेंट फीचर की बात करें तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि क्या है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, ताकि जब आने वाले जो लेक्चर होंगे जैसे डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल राइट होगा, वहाँ पे हम उन चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ओके, तो फेडरल सिस्टम के बारे में बता चुका। अब यूनिटरी बेस क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज सेंटर है और यहाँ पे स्टेट है। सेंटर अपने दायरे में लॉ बनाएगा। ओके, जब आपने सुना होगा सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, इनके बारे में सुना होगा। तो सेंट्रल लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे सेंट्रल लॉ बनाती है और स्टेट लिस्ट में जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे स्टेट लॉ बनाएगी। ओके, बट मैं यहाँ पे आपको यूनिटरी बेस के बारे में बता रहा हूँ कि यूनिटरी बेस का क्या मतलब है। तो सेंटर अपनी दायरे में लॉ बनाएगी जो सेंट्रल लिस्ट में है, स्टेट अपने दायरे में लॉ बनाएगी जो स्टेट लिस्ट में। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि इन लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। इन लॉ के बीच में, सेंटर के लॉ के बीच में और स्टेट के लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट आ जाता है। और जब ऐसी कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर का लॉ होता है, जो सेंटर का लॉ होता है वो प्रिवेल होता है। सेंटर का लॉ प्रिवेल होने का मतलब, सपोज किसी इशू पे सेंटर का लॉ बना है और उसी सेम इशू पे स्टेट का लॉ बना है। अगर इन दोनों के बीच में अगर हमें डिसाइड करना हो, अगर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आए, तो वहाँ पे सेंटर का जो लॉ है वो क्या हो जाता है, मान्य हो जाता है या प्रिवेल हो जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं। तो इस चीज़ का मतलब वह है कि यूनिटरी बेस। नॉट इन द एवरी केस बट मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा हो जाता है। ओके, बट कहाँ कहाँ पे ऐसा नहीं होता है उस चीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे। बट आप अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लीजिएगा। ओके, तो फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बेस के बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फीचर हैं फेडरल सिस्टम के जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। तो सबसे पहले यहाँ पे टू गवर्नमेंट लिखा है। टू गवर्नमेंट मतलब सेंटर एंड स्टेट। ओके, इसके बाद डिवीजन ऑफ पावर, बिल्कुल सेंटर के अंदर, सेंटर जैसे कि सेंट्रल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, तो सेंटर के अंदर जो लॉ बना, सेंटर ने जो लॉ बनाना है वो सेंट्रल लिस्ट के अंदर बनाएगी, स्टेट लिस्ट के अंदर बनाए। वही हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब, अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा मतलब यहाँ पे हर किसी पे लिमिटेशन लगाई हुई है कि पार्लियामेंट का, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि किस तरीके से पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, क्या उसकी लिमिटेशन होनी चाहिए। वैसे स्टेट के बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि स्टेट किस तरीके से एक्ट करेगा। ये सारी जो चीज़ें लिखी है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ लिखी है तो सेंटर और स्टेट को वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, अगर लिखी नहीं होंगी तो क्या होगा कि सेंटर चाहे तो स्टेट को क्या कर सकता है,
सेंटर चाहे तो स्टेट को कभी भी क्या कर सकता है, मनमाने तरीके से अपनी क्या चला सकता है, दादागिरी चला सकता है, एक प्रकार से मैं बोलूँ तो। अगर रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि सेंटर स्टेट को काम करने देगा, ओके, इन चीज़ों में स्टेट के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवीज़न ऑफ पावर का अच्छे से क्या हो जाएगा, यूटिलाइज होगा, या जो डिवीज़न ऑफ द पावर है वो यहाँ पे हमें सही से देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी जो पावर है सेंटर ने ले ली। अगर सारी की सारी पावर सेंटर ले लेगी तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा फेडरल सिस्टम की कोई वैल्यू ही नहीं रह पाएगी। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, इसलिए यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, एक फेडरल सिस्टम का पार्ट है। वहीं सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लिखा है वो आपको मानना पड़ेगा, वरना तो आप मनमानी करते रहेंगे फिर। ओके, अगर आप मनमानी करते रहेंगे तो सेंटर फिर अगर अपनी मनमानी कर देगी फिर स्टेट को वो पावर ही नहीं देगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी रहेगी तो हर कोई अपने दायरे में काम करेगा, हर कोई अपनी डिवीज़न ऑफ पावर के अंदर काम करता रहेगा। रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फेडरल सिस्टम है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, ये सेंटर है, ये स्टेट है। ओके, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या मतलब है, ये हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, यही सेंटर है। सेंटर मनमाने तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल नहीं कर सकती। रिजिडिटी का मतलब है कि सेंटर को एक स्पेशल प्रोसीजर लाना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज लाने के लिए। ओके, जैसे कि स्पेशल मेजॉरिटी हो गया। ओके, अब अगर सपोज रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी, सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगी, तो क्या होगा, सेंटर चाहे जब चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है और अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर को क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। और इससे क्या हो जाएगा, डिवीज़न ऑफ द पावर का जो सिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा फेडरल सिस्टम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ओके, तो रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी, कि अगर रिजिडिटी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या राय लेनी पड़ेगी सबकी और इस स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके ही क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस होगा। ओके, ये चीज़ आप समझ गए। वहीं दूसरी चीज़ है यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड बाई कैमरलिज्म। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं होगी तो जो सेंटर चाहे वो अपने मनमाने तरीके से काम करता रहेगा। और इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी में क्या होगा, अगर सेंटर ने कोई लॉ पास कर दिया और सपोज वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, ओके, तो जो जुडिशरी होगी उस पर जुडिशियल रिव्यू देगी और कहेगी ये लॉ आपने बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बनाया है, इसलिए हम इस लॉ को क्या करते हैं, नल एंड वाइड करते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ चुके हैं। ओके, बाई कैमरलिज्म का क्या मतलब होता है, बाई मतलब दो, कैमरलिज्म मतलब यहाँ पे दो सदन होंगे। देखिए, दो सदन होते हैं पार्लियामेंट में, एक राज्यसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं, सॉरी इसे हम अपर हाउस कहते हैं। ओके, एंड लोअर हाउस हमारा होता है क्या, लोकसभा। ओके, तो लोकसभा भी है, दो सदन है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा। जब दो सदन होते हैं पार्लियामेंट में तो उसी को हम बाईकैमरलिज्म कहते हैं। ओके, बहुत सारे स्टेट में बाईकैमरलिज्म है। ओके, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से स्टेट में बाईकैमरलिज्म है। ओके, एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे महाराष्ट्र की बात करेंगे हम, तो महाराष्ट्र में जैसे MLC भी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ओके, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, ये चीज़ बाईकैमरलिज्म होती है। कितने स्टेट में ये बता दीजिए, चलो स्टेट में बता देता हूँ, 6 स्टेट में, आप उनके नाम बता दीजिए। ओके, चलिए ये चीज़ थी। ओके, नाउ यहाँ पे फेडरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कहीं या नहीं लिखा गया है, इस चीज़ को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, बट सबसे पहले यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ लिखे हैं यूनिट, देखिए यहाँ पे यूनिटी और नॉन फेडरल फीचर भी लिखे गए हैं। यूनिटी और नॉन फेडरल फेडरल फीचर, नॉन फेडरल फीचर मतलब यहाँ पे जो पावर होगी वो कंसंट्रेट हो जाएगी किसके अंदर, सेंटर पे। ओके, देखो फेडरल का मतलब क्या होता है कि डिवीजन ऑफ द पावर, और फेडरल सिस्टम जब नहीं होगा तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो जाएगी। तो ऐसे जोन से भी फीचर होगा, कोई से भी ऐसा फीचर जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर को एक जगह करता है,
वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन फेडरल फीचर हो जाएगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर हो गया, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी और ये जितनी भी चीज़ें हैं। ओके, इनको मैं डिटेल से डिस्कस कराऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेनी थी। वहीं अगर मैं फेडरेशन की बात करूँ तो क्या फेडरेशन कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है? जी नहीं, फेडरेशन वर्ड तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं गया है। अगर आर्टिकल 1 की बात करूँ जहाँ पे हमारे इंडिया को डिस्क्राइब किया है, तो वहाँ पे इंडिया को डिस्क्राइब कुछ इस तरीके से किया है। वहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन ऑफ द स्टेट, इंडिया को लिखा हुआ है यूनियन, इंडिया को डिस्क्राइब किया है एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब दो चीज़ होती है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें का मतलब कि जो इंडियन फेडरेशन बना है वो नहीं, वो किस मतलब स्टेट के साथ एग्रीमेंट करके नहीं बना हुआ है। ओके, और दूसरा जो मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट का, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा स्टेट, किसी भी स्टेट की बात ये राइट नहीं है कि वो इंडिया से सिसीड कर जाए। अब इन दोनों का क्या मतलब है, थोड़ा इलैबोरेट मैं यहाँ पे करना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर वे में अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, सबसे पहले जो मैंने कहा आपको कि फेडरेशन इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट। अब क्या हुआ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे एक सेंटर है हमारा और यहाँ पे अलग अलग स्टेट है। ओके, ये अलग अलग स्टेट है। ओके, ये अलग यहाँ पे स्टेट है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है कि जो हमारे इंडियन फेडरेशन है वो इस तरीके से नहीं बना है कि रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। कहने का मतलब ये है कि सेंटर गया और यहाँ पे ये नहीं बोला कि भाई हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं, आप हमारे साथ मिल जाइए। यहाँ पे इस स्टेट से भी नहीं करा हम आपसे एग्रीमेंट करते हैं और आप हमारे साथ मिल जाइए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने आपसे कहा है कि आप हमारे साथ मिल जाइए, हम आपके साथ समझौता कर देते हैं, कुछ समझौते कर लेंगे और आप हमारे साथ मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरीके का फेडरेशन हमारा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो फेडरेशन है, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है वो चीज़, पर मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा फेडरेशन कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा फेडरेशन है, मतलब पूरा इंडिया था ये कुछ इस तरीके से, एक पूरा इंडिया। और फिर इस इंडिया को हमने अलग अलग क्या कर दिया, अलग अलग इस तरीके से अलग अलग स्टेट बना दिए। पूरा एक इंडिया था, फिर उस इंडिया को अलग अलग हमने क्या कर दिया, स्टेट बना दिए। और उन स्टेट को हमने क्यों बनाया, क्योंकि ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल सके। तो पूरा इंडिया था और फिर इंडिया को हमने क्या हल्का हल्का एडमिनिस्ट्रेटिव वे में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और फिर अलग अलग स्टेट बनाए। बट ऐसा नहीं हुआ कि ये अलग अलग स्टेट थे और फिर उसको एग्रीमेंट करके एक बना दिया। तो इन दोनों चीज़ में क्या है, एक डिफरेंस है। इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना था। दूसरा चीज़, राइट टू सिसीड, इसका मतलब यहाँ पे है कि ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है और यहाँ पे सेंटर है। अब ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से। ये क्या है, इंटीग्रेटेड है एक दूसरे से, सेंटर और स्टेट। अब कल के दिन में ये वाला जो स्टेट है, सपोज ये नहीं कह सकता है कि हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से या इंडिया से क्या होना है, अलग होना है। ये बिल्कुल भी आपके पास कोई राइट नहीं है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी थी कि यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है आर्टिकल 1 के अंदर। ओके, तो इसको हमने बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारे पास है फिफ्थ सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट की बात करेंगे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सबसे पहले ये हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ये चीज़ जो हमने ली है, ये चीज़ हमने ली है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली है हमने। इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कल के लेक्चर में। ओके, जहाँ पे हमने सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहला पार्ट था वहाँ पे वो किया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ से आपकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाएगी। ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता क्या है, देखिए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ये एक बेसिक फीचर है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का भी, और इसी को हमने अडॉप्ट किया है। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें होता क्या है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो, तो जो उसका सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव
एन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, ठीक है। वाइल द प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द टू ऑर्गन। क्या मतलब होता है इसका, ये समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूँ। देखिए, हमारे कागज कहा जाता है डेमोक्रेसी के 3 अंग होते हैं, ओके। एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव। यहाँ पे जुडिशरी को थोड़ा सा आप भूल जाइएगा, ओके। जुडिशरी को आप एक बार भूल जाइए। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव है। लेजिस्लेटिव कौन होते हैं, जो पार्लियामेंट में होते हैं, एमएलए होते हैं, ठीक है, सॉरी ये एमपीज होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो पार्लियामेंट में एमपीज हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाते हैं, ओके। लेजिस्लेटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेशन चला है वो ही क्या है, एग्जीक्यूटिव है, ओके। अब क्या होता है, देखिए क्या होना चाहिए, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव जो ऑर्गन है उसके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव है। लेजिस्लेटिव का काम है लॉज को बनाना, ओके, और एग्जीक्यूटिव का काम है इन लॉज को क्या करना, फॉलो करना, इन लॉ को क्या करना, फॉलो करना। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इस चीज़ को यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में बताया गया है। अगर सपोज यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है, जो लॉज बनाए गए हैं उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो इस एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, किसके लिए, लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा लेजिस्लेटिव, या लेजिस्लेटिव इसको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकती है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो क्या है कि जितने भी एक्ट्स किए गए हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा वो उन एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, लेजिस्लेटिव के लिए, कि आपने कौन से एक्ट लिए, किस तरीके से लिए, ओके। इस चीज़ को आपने यहाँ पे समझा, ओके। तो ये है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। वहीं अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ द पावर आती है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। इसका क्या मतलब, वहाँ पे भी लेजिस्लेटिव होगी, ओके, जुडिशरी होगी, एग्जीक्यूटिव होगी। तो इन तीनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है, मतलब कोई एक दूसरे के लिए क्या नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। ये अपने अपना जो दायरा होगा इनका जुरिडिक्शन होगा, ये अपने अपने जुरिडिक्शन में क्या करें, इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, काम करेंगे। दे विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ईच अदर एंड दिस इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ गए। नाउ हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द सैलेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, और इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जो एग्जीक्यूटिव होंगे दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेटिव फॉर इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। इस चीज़ को मैंने आपको बताया था। नाउ इट्स मीन कि ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द फॉर्म, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, ओके। इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमने ये ली थी कहाँ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ओके। तो ये इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीजन हैव बीन टेकन बाय द कैबिनेट इन द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए इसको कैबिनेट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये कुछ इसके नाम है, ओके, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के। सो नाउ हम देखेंगे कि व्हाट आर द सैलेंट फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। तो जो पहले सैलेंट फीचर है कि प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ओके। नॉमिनल कौन हो गया, प्रेसिडेंट, रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगी यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी कैबिनेट, ओके। तो इस तरीके से देखेंगे। इसमें क्या होता है, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है। जो मेजॉरिटी पार्टी रूल पार्लियामेंट्री फीचर ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। सपोज यहाँ पे ABC पार्टी है, ओके। सबसे ज़्यादा बहुमत जिसको मिलेगा वही क्या करेगी, रूल करेगी। सिंपल, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही तो होता है, आपको सभी को पता है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसके अलावा जो सैलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ये है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। कहने का मतलब ये है कि अगर ये एग्जीक्यूटिव है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। अगर एग्जीक्यूटिव के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि इनके पास जैसे एग्जीक्यूटिव है, अगर उन एग्जीक्यूटिव का बहुमत नहीं है सरकार खड़ी करने के लिए, तो ये लेजिस्लेटिव क्या करेगी, इन एग्जीक्यूटिव को गिरा देगी और नई सरकार बना लेगी। तो ये इनको क्या करना पड़ेगा, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा लेजिस्लेचर के लिए, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे D है, मेंबरशिप ऑफ द मेंबर
मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। ओके, अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर इन द लेजिस्लेटर। सपोज कोई मिनिस्टर बना हुआ है तो मिनिस्टर को एमपी होना ज़रूरी होगा। दो जो ये मिनिस्टर है बिना एमपी बने 6 मंथ तक रह सकते हैं, बट 6 मंथ के बाद इनको एमपी बनना ज़रूरी होगा मिनिस्टर बनने के लिए। ओके, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ गए। लीडरशिप होती है किसकी, प्राइम मिनिस्टर की, और स्टेट में किसकी लीडरशिप होती है, चीफ मिनिस्टर की। ओके, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। ओके, लोअर हाउस का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है। ओके, 5 साल की उनकी 5 साल का पीरियड होता है। उससे पहले अगर सरकार गिर गई तो उनको क्या करना पड़ेगा, सरकार को छोड़ना पड़ेगा, तो डिसोल्यूशन होता है। और परमानेंट हाउस कौन सा होता है, जो डिसोल्यूट नहीं होता है, वो होता है हमारा राज्यसभा। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इस तरीके से आपने देखा कि व्हाट आर द पार्लियामेंट्री फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, इसके अलावा मैं ये बता दूँ, दो वी हैव टेकन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट फंडामेंटल डिफरेंस हैं पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट जो ब्रिटिश में है, जो इंडिया में है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे इंडियन पार्लियामेंट क्या है, इंडियन पार्लियामेंट एक सोवरेन बॉडी नहीं है, जबकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है एक वो सोवरेन बॉडी है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ, मैं आगे एक साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बताऊँगा। ठीक है, क्या है। अब दूसरा क्या है कि जो इंडियन स्टेट है उसमें एक इलेक्टेड हेड होता है। इलेक्टेड हेड जैसे प्रेसिडेंट है ना, ये क्या होते हैं, हेड होते हैं। ओके, जो हमारा इंडिया है, उनके इंडिया का जो सबसे पहला आदमी है या जो सबसे बड़ा हेड है वो है प्रेसिडेंट। इनके क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। ओके, इसलिए हम क्या है, रिपब्लिक है। वहीं अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश में जो हेड होते हैं, जो हेड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मोनार्की होता है। जैसे वहाँ किंग वगैरह होते हैं, जॉर्ज 5 वगैरह जो भी होते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपने देखी। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, और किस तरीके से जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वो किस तरीके से फंडामेंटली डिफरेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ये चीज़ भी हमने यहाँ पे देखने की कोशिश करी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। जो चीज़ अभी मैंने पीछे बोला था कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होती है, अब उस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का मतलब ये है कि पार्लियामेंट्री जो चाहे मन मर्जी वो कर सकती है। ओके, जुडिशियल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है कि अगर जुडिशरी चाहेगी कि ऐसा नहीं होना है, ठीक है, ये अमानवीय है या इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो जो जुडिशरी क्या कर सकती है, अपना हस्तक्षेप कर सकती है उस पर्टिकुलर चीज़ में। तो यहाँ पे क्या हुई, जुडिशियल सुप्रीमेसी, यहाँ पे क्या हुई, जुडिशियल सुप्रीमेसी। ओके, और यहाँ पे क्या हुई, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या हुई। सपोज कोई लॉ है, ठीक है, लॉ है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर आपको कि सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस करना है, ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरीके से चेंज किया गया जो ह्यूमन राइट वायलेशन करता है। ओके, पार्लियामेंट के द्वारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का अमेंडमेंट किया है जो ह्यूमन राइट वायलेशन करता है, बट क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, एक सोवरेन बॉडी है, इसको किसके द्वारा चुना गया है, पीपल्स के द्वारा चुना गया है, और ये एक सोवरेन बॉडी है, इस पे किसी और का हस्तक्षेप नहीं है या इसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ह्यूमन राइट का वायलेशन उन्होंने कर दिया है, बट ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है, ये कोई भी लॉ बना सकती है और इस लॉ को आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये एक पार्लियामेंट्री सोवरेन बॉडी है। तो एग्जाम्पल से आप समझ गए। वहीं जुडिशियल सुप्रीमेसी का क्या मतलब होता है, इसको भी एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जुडिशियल सुप्रीमेसी का क्या मतलब है, सपोज यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया। ओके, एक लॉ बनाया, अब इस लॉ में कुछ इस तरीके से था कि ये जो चाइल्ड है, ओके, चाइल्ड लेबर है, इसको पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और चाइल्ड लेबर को इन्होंने एबॉलिशन करने की सोची। ओके, एबॉलिशन करने की सोची, बट इन्होंने कहा कि 15 से और 18 साल के बीच में जो चाइल्ड आते हैं वो कोई सा भी काम कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी हजारडस हो। ओके, और 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो वहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं होगा। 15 साल के जो कम की उम्र बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जाएगा। बट जुडिशरी सुप्रीमेसी मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे इंटरफेयर होगा किसका, जुडिशरी का।
अब जुडिशरी कहेगी कि जो 15 से 18 साल के बच्चे होते हैं वो टीनेजर होते हैं, ओके, और टीनेजर होते हैं वहाँ पे उनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, वहाँ पे उनकी कॉग्निटिव पावर, बुद्धिमत्ता क्षमता बढ़ती है इस उम्र में। अगर आप इनसे काम करवाएंगे फैक्ट्रीज़ में, हजार्डस वर्क में, तो ये फिर हमारे ह्यूमन कैपिटल के लिए ख़राब होगा, या हमारी कंट्री के लिए ख़राब होगा। तो जुडिशरी क्या करेगी? जुडिशरी बोलेगी कि आप इस लॉ को क्या करो, हटाओ, क्योंकि ये क्या नहीं है, ये एक सही लॉ नहीं है, यह एक ड्यू प्रोसेस नहीं है इसमें, ठीक है, ड्यू प्रोसेस नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो लॉ बनाया गया है इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई जुडिशियल सुप्रीमेसी और पार्लियामेंट सोवरेनिटी का मतलब एक जगह जुडिशरी सुप्रीम है, एक जगह पार्लियामेंट्री क्या है, सुप्रीम है। सो नाउ इंडिया में क्या ऐसा है कि इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो सोवरेन बॉडी है? क्या ऐसा है कि जुडिशरी सुप्रीम है? बिल्कुल नहीं। ये इन दोनों का ही सिंथेसिस है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहने का मतलब है किसी जगह पे पार्लियामेंट सोवरेन हो जाती है, किसी जगह पे जुडिशरी सुप्रीमेसी हो जाए। इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब किस तरीके से है इस चीज़ को मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, ओके। अब देखिएगा जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, और जो जुडिशरी सुप्रीमेसी है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है, ओके, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ देखिए जो यहाँ पे है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा है, जैसे इंडियन जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश सिस्टम से अलग है, ओके। और जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थोड़ा नैरो है एज़ कम्पेयर टू यूएस, ओके। अब क्या है इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा, ओके। इसीलिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब देखिए जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होती है, ओके, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए ना, उनका मतलब यही है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, एक प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। इन दोनों का क्या मतलब होता है पहले मैं आपको ये बताऊंगा, ओके। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ का क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे ये हो गया देखिए यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय द लॉ, ठीक है। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होगा कि ड्यू प्रोसेस मतलब एक सही प्रोसीजर होना चाहिए लॉ का। अगर ऐसा नहीं होगा तो उस लॉ को क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वाइड करार दिया जाएगा। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या होगा कि जो प्रोसीजर लॉ में लिखा गया है वो आपको फॉलो करना ही होगा, ठीक है। अब क्या है एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि सपोज एक लॉ बनाया गया है और उस लॉ में लिखा गया है कि आपको क्या करना है, एक गर्भवती महिला जो एक कन्विक्ट है, उस कन्विक्ट महिला को क्या करना है, गिरफ्तार करना है, ओके। बट वो जो महिला है वो अगले दिन डिलीवरी देने वाली है, ठीक है। और लॉ में लिखा गया है कि चाहे कोई भी महिला हो उसको आपको क्या करना है, अगर उसने कुछ ऑफेंसिव काम किया है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और उसे जेल में डालना पड़ेगा। बट उसकी अगले दिन ही डिलीवरी है, ठीक है। तो अगर प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ होगा मतलब लॉ में जो लिखा है वो आपको करना ही करना है, चाहे वो ख़राब है चाहे वो सही है। तो आप क्या करोगे, जो महिला है इस महिला को चाहे इसकी डिलीवरी कम है बट लॉ में लिखा गया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब लॉ में जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। बट ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब कि एक सही प्रोसीजर होनी चाहिए। मतलब अगर लॉ में भले ही लिखा गया है कि आपको महिला को पकड़ना है, अगर ये किसी चीज़ में ऑफेंसिव है तो आपको महिला को जेल में डालना है, ये तो ठीक है। बट उसके लिए एक जो प्रोसेस है उसके लिए वो एक अच्छी प्रोसेस होनी चाहिए। यानी कि अगर उसकी डिलीवरी है तो आज उसको डिलीवरी करने दो,
कल अगर उसकी डिलीवरी है तो उसको पहले डिलीवरी करने दो, ओके, और 1 मंथ तक वो अपने बच्चे को अच्छे से पाल पाए, ओके, और उसके बाद इसको जेल में डाल दो क्योंकि उसने ऑफेंसिव काम किया, और साथ साथ में उसका जो बच्चा है उसको अच्छी सी सुविधाएं मिल सके जेल में ही। तो कुछ इस तरीके से जो मैं आपको एक समझने की कोशिश कीजिए उसको अच्छे से, वो ताकि अपने जो बच्चा है उसको अच्छे से क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो ये होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ और इस्टेब्लिश प्रोसीजर बाय द लॉ। मतलब यहाँ क्या है कि लॉ में जो लिखा गया है ना वो आपको करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ का मतलब ये है कि एक सही सा प्रोसीजर होना चाहिए, जो अच्छा प्रोसीजर हो। लॉ में जो चीज़ लिखी गई है बट अगर वहाँ पे प्रोसेस अगर अच्छी नहीं हो पा रही है तो आप उस चीज़ को थोड़ा डिले करके एक सही प्रोसेस के द्वारा ही उस लॉ को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो जुडिशरी उस चीज़ को रद्द कर देगी, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। इसीलिए जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, और जो लॉ में लिखा गया है उसको फॉलो करना ही करना है। ये क्योंकि पार्लियामेंट बनाती है, इसलिए ये पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी हो गई यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ गए होंगे, ओके। तो ये होता है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया दोनों का ही सिंथेसिस है, दोनों का ही सिंथेसिस है। अब कैसे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज इंडिया में कोई लॉ बनाया गया, ओके, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बनाए, ओके, वो लॉ बना दिया, ओके। जुडिशरी के पास क्या पावर है कि जो वो देखें कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया तो नहीं गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं किया गया है लॉ को बनाते टाइम पे। अगर सपोज लॉ बिल्कुल सही है, जो बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म नहीं करता है, तो यहाँ पे जो जुडिशरी होगी वो उस लॉ को बोलेगी हाँ ये सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इस लॉ को बनाया जा सकता है, तो जुडिशरी उसमें कुछ नहीं कहेगी, ओके। बट अगर लॉ में कुछ ऐसे कहा गया है, सपोज पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया गया है और उस लॉ में बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हुआ है, तो जो जुडिशरी होगी वो अपना रोल दिखाएगी, वो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू करेगी इस लॉ का, ओके, और फिर पाएगी कि अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेट हुआ है यहाँ पे तो उस लॉ को पास होने नहीं देगी, ओके। तो यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी आ गई, ओके, यहाँ पे जुडिशियल सुप्रीमेसी आ गई कि जुडिशियल ने उस लॉ को पास होने नहीं दिया क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। यहाँ पे जुडिशरी की सुप्रीमेसी आ गई। अब देखिए पार्लियामेंट्री की सोवरेनिटी कैसे आएगी, मतलब पार्लियामेंट किस तरीके से सुप्रीम होगी। अब देखिए जैसे कोई लॉ बनाया, ओके, तो यहाँ पे जुडिशरी है, अब क्या करेगी, अगर सपोज यहाँ पे लॉ बनाना चाह रही है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज करना चाह रही है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर देगी, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस कर सकती है। अब जुडिशरी ये तो नहीं कह सकती कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। पहले सपोज यहाँ पे लॉ बनाया था और वो लॉ क्या कर रहा था, बेसिक स्ट्रक्चर को क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। अब पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन ही को चेंज कर दिया जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। अब जुडिशरी क्या करेगी, उसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि लॉ बनाने का काम किसका है, पार्लियामेंट का। और पार्लियामेंट जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाएगी वो तो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, पार्लियामेंट सुप्रीम हो जाएगी। और यहाँ पे देखा आपने कि कहीं पे जुडिशरी सुप्रीम हो रही है, कहीं पे पार्लियामेंट सुप्रीम हो रही है, तो ये दोनों का किस तरीके से सिंथेसिस है। तो आई होप दिस वाज क्लियर, ओके। तो इस लेक्चर को यहीं पे कंप्लीट करते हैं क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर, ओके। अगर आपको बिल्कुल सही लगा है कि ये लेक्चर हाँ इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर कमेंट में बताइएगा, ओके। आप ये भी बताइएगा कि कहाँ पे आपको लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये इससे बेहतर हो सकता था। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे कि चीज़ें बेहतर हो सके, ओके। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो सही लगी तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है जो ये लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप थोड़ा सा भी लगा है कि हमने बहुत मेहनत करी इस चीज़ में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर द डे।